हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 11th का फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे। अब सबसे पहले तो यही है कि संविधान क्या है। यहीं से देखो आप लोग क्या है संविधान, क्या है संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान की सत्ता क्या है, भारतीय संविधान कैसे बना, विभिन्न देशों से के संविधान से लिए गए प्रावधान, ये सभी जो है हमारे संविधान के टॉपिक है जिनको हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले क्या है संविधान क्या है, क्या है हमारा संविधान क्या है। संविधान जो है देखो सबसे पहले क्या हमारा जनता की विशिष्ट आकांक्षाओं को पूरा करने का साधन है, राजनीतिक प्रक्रिया के मूल ढांचे का निर्धारक है, जनता तथा सरकार के बीच संबंधों का विनिमय है, और क्या है सरकार के 3 प्रमुख अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करना है। यानी कि अगर एक तरह से हम कहें कि संविधान क्या है, संविधान ऐसे लिखित दस्तावेज हैं, क्या है ऐसे लिखित दस्तावेज हैं जिनके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसमें नियम, कायदे, कानून, ठीक है ना, और ये सब चीज़ें जो हैं जैसे कि सरकार की शक्तियाँ, अधिकार, इन सब के बारे में विस्तार से लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं हम संविधान। अब जो है आगे हमें क्या है संविधान की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है ना हमारा कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। अब देखो संविधान, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम लोग समाज में रहते हैं, है ना, और समाज में विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, क्योंकि देखो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, हम लोग समाज में रह रहे हैं, है ना, और समाज में जो है अलग अलग धर्म, जाति, भाषा के लोग रहते हैं, है ना, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब में अब हर किसी की आकांक्षाएं अलग अलग हैं, हर किसी की इच्छाएं अलग हैं। तो इन सब के बीच में एक तालमेल बिठाने के लिए संविधान की ज़रूरत है। दूसरा हमारा क्या है, संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध कराता है। यानी कि एक ये जो है संविधान जो है वो क्या करता है, अब जनता हमारी एक जो पूरी जनता है, जनसंख्या है, उसके बीच में एक विश्वास पैदा होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो कोई उनकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उन नियमों के लिए जो है ये समूह उपलब्ध कराता है। हमारा अगला कार्य क्या है कि संविधान यह तय करता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। अब तालमेल तो बिठाया, लेकिन अब कोई तो है ना जो इसकी पावर को यूज़ कर सके, ठीक है, जो फैसला ले सके कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सब फैसले कौन ले सकता है, सरकार ले सकती है, और सरकार कौन निर्धारित करता है, संविधान। तो इसलिए संविधान का कार्य क्या है, संविधान में फैसला लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी निर्धारित करता है कि सरकार किस प्रकार निर्मित होगी। ठीक है। फिर है हमारा अगला कार्य क्या है, संविधान सरकार निर्णयों के नियम और उपनियमों तथा उसकी शक्तियों की एवं सीमाओं को तय करती है। अब ये भी नहीं है ना, देखो जब हमें तालमेल बिठा लिया, अब क्या अंतिम निर्णय लेने की पावर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो अब सरकार जो निर्णय लेती है उनके जो है सरकार अपने नागरिकों पर जो कानून लागू करती है उनकी भी एक सीमा होती है, ताकि सरकार जो है वो तानाशाही ना हो सके, उसके ऊपर भी एक लिमिट होती है। तो संविधान जो है वह सरकार के द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा निश्चित करे। ये सीमाएं इस मौलिक होती हैं, सरकार भी उन कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकती। इसलिए जो है सरकार की जो पावर है उस पर भी लिमिटेशन होनी चाहिए। ये कौन लगाता है, संविधान लगाता है। फिर लास्ट हमारा क्या है, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। ठीक है, कैसी है, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान जरूरी है, ताकि क्या है संविधान का लास्ट हमारा काम क्या है कि ये क्या है हमारे जो सरकार जो है वो ऐसा कार्य करे जिससे वह जनता की इच्छाओं को पूरा कर सके तथा एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके, जिसमें क्या है उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। यानी कि क्योंकि जो है यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, छोटे बड़े, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, तो जिससे क्या कोई किसी का जो है
अपमान ना कर सके, उनको नीचा ना दिखा सके। इसलिए क्या है, वह समाज में उनकी विकास कर सके। इसलिए एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान जरूरी है। तो इस प्रकार ये हमारे संविधान की आवश्यकता है। सबसे पहले क्या है, तालमेल बैठाने के लिए, बुनियादी नियम निश्चित करने के लिए, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और राष्ट्र की बुनियादी पहचान सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, ये हमारे क्या है, संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है। फिर है हमारा संविधान की सत्ता। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है ये मोस्टली हमारी पूरी बुक से ही है। एक तरह से यही एक मेन क्वेश्चन है जो इसमें अलग अलग पार्ट हैं। मैं इन सबको अलग अलग पार्ट आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो है संविधान की सत्ता, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त करना। पहला जो हमारा क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त करना। अब जो हमारा संविधान बना है उसमें राष्ट्रीय आंदोलन से हमने क्या लिए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को जो नेशनल मूवमेंट हुए थे, हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे हमारे जो हैं बहुत सारी मूवमेंट हुए थे। इन मूवमेंट को जो है, जो आंदोलन चले थे, इसी की वजह से तो लोगों की प्रेरणा लेके, ठीक है ना, यही प्रेरणा लेके हमने जो है संविधान की नींव डाली थी। यानी कि पहला क्या, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त करके। दूसरा क्या है हमारा, संविधान निर्माताओं में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की क्षमता। यानी कि हमारे संविधान में जो है हर किसी को, चाहे वो SC कैटेगरी से ST है, कोई बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, कोई भी अमीर है, गरीब है, किसी भी धर्म के लोग हैं, सबको जो है एक साथ लेकर चलने की क्षमता है। तीसरा क्या है हमारा, संविधान समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और सम्मान प्राप्त करने की क्षमता। अब क्या है हमारा, जो ये हमारे देश ये है संविधान है, उसमें क्या है, उसमें ऐसे लोग सामने आए, ऐसे लोगों ने संविधान को तैयार किया जिन पे हमारे जनता को विश्वास था, भरोसा था। तो इसलिए वो क्या है, उन्होंने सीधा समाज के जो उन लोगों ने था वो सीधा जनता के साथ वो संपर्क किया और सम्मान प्राप्त करने की क्षमता रखी। तो इसलिए है समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और सम्मान प्राप्त करने की क्षमता। फिर हमारा लोकप्रिय नेताओं के तथा समर्थन पर आधारित है। इसमें जो है हमारे बहुत सारे लोकप्रिय नेता थे जिन्होंने इसमें आगे हमारे संविधान का निर्माण किया। जैसे ये नेता कौन कौन से थे, जैसे हमारे नेता थे मौलाना आज़ाद थे, सरदार पटेल, अंबेडकर, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, ये सब जो है हमारे लोकप्रिय नेता थे और इन्हीं के समर्थन पर ये आधारित था। फिर हमारा क्या, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसमें क्या है, जो अल्पसंख्यक थे उनके हितों को ध्यान में रखकर उनकी सुरक्षा के लिए संविधान में उनके लिए भी प्रावधान किया गया, ताकि उनका कोई क्या है, उनकी कोई मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि उनका कोई उल्लंघन ना करे, उनको कोई छोटा ना समझे। फिर इसमें हमारे 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में संस्थागत संतुलन स्थापित करना। यानी कि संविधान ने में सत्ता में क्या क्या लिया है, जो हमारे 3 अंग है, ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच में प्रॉपर एक जो है बैलेंस बनाया, ताकि जो है हमारा संविधान सुचारू रूप से चल सके। हमारी सरकार की जो वो शक्ति है, पावर मिली हुई है, उस पर एक वो लिमिटेशन लगा सके। फिर है हमारा मूल्यों, नियमों तथा प्रक्रियाओं की कार्य प्रणाली में लचीलापन। अब जो हमारा संविधान बना है उसके मूल्यों में, उसके नियमों में, उसकी जो भी प्रोसेसिंग प्रणाली है, यानी कि कार्य प्रणाली है, प्रोसेसिंग सिस्टम है, उसमें एक लचीलापन है। लचीलापन इन द सेंस कि भाई उसको आसानी से क्या है, चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर भाई टाइम के अकॉर्डिंगली अगर किसी चीज़ को ठीक ना किया जाए तो वो उतना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकती। इसलिए हमारे इसमें संविधान में ऐसा इस तरह बनाया गया है ताकि जो है उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस किए जा सके। फिर क्या, बदलती आवश्यकताओं परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की कार्य क्षमता है। यही बात है हमारे संविधान में जो है, जो भी चेंजेस हैं वो होते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिससे क्या है वो आगे सुचारू रूप से चलता रहता है। इस प्रकार ये हमारा क्या है, संविधान की सत्ता। संविधान की सत्ता में क्या क्या आ रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त करना,
संविधान निर्माताओं में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की क्षमता, समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने तथा सम्मान प्राप्त करने की क्षमता, लोकप्रिय नेताओं तथा समर्थन पर आधारित है। ये अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच में संस्थागत संतुलन स्थापित करता है। और फिर क्या हमारा ये मूल्यों एवं नियमों प्रक्रियाओं की कार्य प्रणाली में लचीलापन है। बदलती आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की कार्य क्षमता है। अब जो है हमारा आगे है संविधान का गठन। भाई ये तो हो गया। अब संविधान का गठन कैसे हुआ? संविधान सभा की पहली बैठक जो थी वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। और दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। अब इन बैठकों के तहत जो है ये 2 साल लगे इसको पूरा होने में। कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन। इसमें क्या था? ये जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 से लेके 14 अगस्त 1947 के बीच में भारतीय संविधान के सभा के रूप में इसकी बैठक हुई थी। और संविधान सभा की स्थापना किसने की थी? ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति थी जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, इसके प्रस्ताव पर हुई थी। अब इसमें जो हमारे निर्वाचित हुए थे वो कैसे निर्वाचित हुए? सबसे पहले क्या हुआ? प्रत्येक संविधान सभा के जो प्रत्यक्ष निर्वाचन, पहले तो देखो संविधान सभा की स्वरूप यानी कि इसका जो कैसा, इसमें 389 सदस्य थे स्टार्टिंग में टोटल। और इनमें से क्या है 289 सदस्य, कितने थे टोटल? 389। और इनमें से जो है 292 सदस्य जो थे वो हमारे निर्वाचित क्षेत्रों से थे। और जो हमारे 4 थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। और 93 सदस्य जो थे हमारे देसी रियासतों से थे। देसी रियासतें कौन सी होती है हमारी? देसी रियासतें जो जब हमारा देश आज़ाद हो उस टाइम कितनी थी? 565 टोटल देसी रियासतें वो थी जिन पे सीधा ब्रिटिश का अधिकार नहीं था, वो राजाओं के अंडर थी। राजा वहाँ पे काम करते थे, राजाओं के अंडर में वो चलती थी, तो उसको बोलते हैं देसी रियासतें। इसलिए संविधान सभा के प्रारूप में क्या है, टोटल कितने सदस्य थे? 389, जिनमें से 292 सदस्य कहाँ से हुए? निर्वाचित क्षेत्र से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 कहाँ से थे? देसी रियासतों से थे। इस प्रकार जो है ये हमारे संविधान सभा का स्वरूप है। अब इसमें जो है इसको कैसे वो किया इन्होंने, कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव पर इसी योजना के अकॉर्डिंगली ये आगे बना। जैसे ये था प्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे किया गया? हर प्रत्येक प्रांत, जैसे देसी रियासत थी या कुछ भी था, उनकी जनसंख्या में जो रेशो था उसमें सीटें बांटी गई। यानी कि जैसे मान लो 10 लाख की जो आबादी है वहाँ पे 1 सीट का अनुपात रखा गया। और इसी प्रकार वहाँ पे कितनी सीटें रखी गई? 292, ठीक है। और क्या किया था फिर? 93 सीटें कहाँ पे रखी गई? देसी रियासतों में बांटी गई। और अब क्या है? सभी समुदायों की भागीदारी। इसमें क्या है? 3 समुदायों की भागीदारी थी। कौन कौन सी थी? सिख, मुस्लिम और सामान्य यानी कि आम जनता, ठीक है, हिंदू। तो इसलिए ये जनसंख्या के आधार पर बांटी गई। फिर क्या था? इसमें विचार विमर्श एवं सहमति पूर्वक निर्णय पर बल दिया गया था, ठीक है। इसमें जो है आपस में सहमति से जो भी हुआ वो प्रत्येक समुदाय क्या हुआ? विचार विमर्श किया गया और सहमति पूर्वक इसके निर्णय पर बल दिया गया। फिर क्या है? प्रतिनिधि परक क्या होता है कि इसमें जो है देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की विधि उनके परामर्श से सुनिश्चित की गई। और प्रतिनिधि में क्या था कि उनका चुनाव जो है एक सामूहिक समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा हुआ, यानी कि एकल संक्रमण प्रणाली पद्धति। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। इस प्रकार जो है हमारे ये संविधान सभा की प्रारूप या प्रकृति थी। समझ में आया? प्रत्यक्ष निर्वाचन, सभी समुदायों की भागीदारी थी, प्रतिनिधि परक थी और क्या थी? विचार विमर्श एवं सहमति पूर्वक निर्णय पर बल दिया गया था। यानी कि देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की विधि भी उनके परामर्श से ही सुनिश्चित की गई थी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी। इस प्रकार जो है ये हमारी वो संविधान सभा की प्रकृति है, ठीक है। इसका स्वरूप मैं बता ही चुकी हूँ कि भाई इसमें जो है
3 तो इसमें, लेकिन एक चीज़ और है कि जब ये हमारा संविधान, सॉरी, अब ये रहा, ये संविधान सभा की क्या है, ये भारतीय संविधान कैसे बना, ये देखो। संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, और कुल कितने 166 बैठकें हुई, लगभग 64 लाख रुपीज़ इस पे लगे। और ये बना कब, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, यानी कि बना और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब ये एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें जो है संविधान हमारा, जो जिस टाइम हमारे संविधान कितने सदस्य थे, 389 अभी मैंने बताया, लेकिन बीच में जो है जब 14 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पे क्या है, 15 अगस्त को तो वो हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए थे। तो उस टाइम पे जो मुस्लिम लीग थी उसके सदस्य जो है हमसे बाहर हो गए थे, इसलिए अभी हमारा संविधान बनाने में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 299, और जिसमें से जिस दिन यह बना उस दिन हस्ताक्षर होने के लिए ओनली 284 सदस्य ही वहाँ पे अवेलेबल थे। इसलिए इसका कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए वहाँ पे, 284, किस दिन, 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हमारा संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। ठीक है, अब आगे हमारा है राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। अब राष्ट्रीय आंदोलन में जो है ये किसकी, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत क्यों कहा गया है इसमें, क्योंकि इसमें जो है सबसे पहले सहमति पर आधारित थे निर्णय। सहमति पर क्यों थे, क्योंकि ये हमें राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारे नेशनल मूवमेंट हुए थे उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे लोगों का, उन लोगों पे भरोसा हो गया था। ठीक है ना, क्योंकि इन सिद्धांतों पर स्वतंत्र आंदोलन के समय जो है सहमति बनी थी, इन्हें संविधान में रखा गया था और विरासत में प्राप्त हुए थे। संविधान लागू होने से कई दशक पूर्वी राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हो चुकी थी। भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं की समाप्ति की जानी चाहिए, इन सभी बहसों पर संविधान में अंतिम रूप प्रदान किया गया था, इसलिए सहमति पर आधारित था। दूसरा क्या था हमारा, 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित था। ये क्या था, ये इसमें जो है ये राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा जिन उद्देश्यों सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें किसमें मिलता है, नेहरू जी द्वारा 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव में। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के लक्ष्यों को प्रॉपर तरीके से एक डेफिनेशन दी गई है, आकांक्षाओं और मूल्यों को इस प्रस्ताव में शामिल किया गया है, और क्या है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान इस सब में दिया गया है। फिर हमारा बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया, यानी कि जो इसमें हमारे बुनियादी वो संविधान के जो लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, एक सार्वजनीय पहचान, ये सब कहाँ है, ये सब जो है इसमें एक मूलभूत, यानी कि हमारे नियम और प्रक्रियाओं की जो ये है प्रतिबद्धता है उनको एक करके, यानी कि नैतिक प्रतिबद्धता जो राष्ट्रीय आंदोलन में जनता को आश्वासन की पूर्ति करेगा। इसलिए ये क्या है, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, ये सब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत से मिले हुए सहमति पर आधारित है। ये निर्णय 1946 के उद्देश्य प्रस्तावित से प्रभावित है, और क्या हमारा बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया जाना। फिर है हमारा संस्थागत व्यवस्थाएं। अब संस्थागत व्यवस्थाएं कौन सी हैं हमारी, के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करना, संवैधानिक प्रावधानों को भारतीय समस्याओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप ग्रहण करना। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारी ये संस्थाएं हैं, ठीक है, उनको एक बैलेंस में व्यवस्थित करना। सरकार लोकतंत्र रहेगी, ठीक है, जन कल्याण के लिए काम करेगी, और क्या करेगी हमारी संविधान सभा कि ये जो अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब के बीच में जो है एक शक्ति को लेके जो है वो संतुलन स्थापित करेगी। संविधान सभा ने क्या किया था, संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया, जो एक तरफ क्या करती है, विधायिका, कार्यपालिका के बीच में, और जो केंद्र सरकार, राज्यों के सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा करती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इन संस्थाओं को और इन समस्याओं को प्रॉपर तरीके से महसूस किया, और कुछ सीखने के लिए किसी तरह की मतलब कि कोई भी
हर जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया है, इसलिए संस्थागत व्यवस्थाएं हमारी हैं। फिर है हमारा भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि हमारा संविधान कैसे कैसे बना, कहाँ से लिए गए, इसके सोर्स क्या हैं। संविधान का लगभग 75% अंश भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया और 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट से मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया और अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से भी कुछ बातें भारत के संविधान में सहमति की गई हैं। यानी कि ये संविधान जो है बनाने में 75% भाग तो हमने जो हमारा अधिनियम था 1935 उसी से लिया गया है। 1935 इसमें जो है बहुत सारी हमारी जो पहले ही मूवमेंट थे, नेशनल मूवमेंट में हमें क्या करना चाहिए, स्वतंत्रता समानता, ये सब ना हमने पहले ही ले लिया था। और 1928 में एक जो मोतीलाल नेहरू ने कमेटी की थी उसमें मूल अधिकारों को शामिल किया था, वो लिए गए। और संविधान और कुछ हमारे जो है विभिन्न देशों से लिया गया, जैसे संविधान ब्रिटिश संविधान से क्या लिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद, उसकी कानून निर्माण की शक्तियाँ की विधियाँ, ये सब हम अगले चैप्टरों में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा क्या था, अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया, मौलिक अधिकारों की सूची, संविधान की प्रस्तावना, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। कनाडा के सिद्धांत से क्या लिया, एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, यानी कि सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, अविशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। दूसरी तरफ भारत के संविधान को पुष्प गुच्छा भी कहा जाता है, जिसमें विभिन्न देशों से लिए गए सिद्धांत रूपी पुष्प शामिल किए गए हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। बस एक चीज़ याद रखना इसमें कि जो भी हमारे इसमें संविधान में ले वो सर्वसहमति से हुए, वाद विवाद भी हुए, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जिसके ऊपर कोई भी बहस नहीं हुई, सबने ऐसे ही एक बार में ही मान लिया, वो था हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है हमारा, जिसमें हम जो है 18 साल या उससे ज़्यादा की एज का हर व्यक्ति वोट दे सकता है, उसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। इसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, इसको सर्वसम्मति से सबने मान लिया। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।